देश कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। तो पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पर आपने देखा कि कुछ सवाल हम लोगों ने चर्चा किया और वास्तव में सिंपल इंटरेस्ट सिंपल ही होते हैं, है कि नहीं? कुछ और प्रकार के सवाल आज हम लोग देखेंगे, कैसे-कैसे सवाल बनाए जाते हैं। कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकल भी होते हैं, पर कुछ और तरीके होते हैं। आओ देखा जाए, कुछ सवालों की चर्चा करते हैं। तो पहले एक प्रश्न लिखता हूँ, सवाल है 45,000 रुपए को है एक व्यापारी ने एक व्यापारी ने 2 बैंकों से उधार लिया। 2 बैंकों से उधार लिया। एक व्यापारी था, 45,000 रुपया 2 अलग-अलग बैंकों से उधार लिया। जिनमें ब्याज दर क्रमशः इनमें ब्याज दर क्रमशः क्रमशः 8% तथा 12% था। 12%। यदि यदि 1 वर्ष बाद उसे 4,440 रुपया ब्याज देना पड़ा तो 8% दर पर उसने कितना उधार लिया था? कितना उधार क्या था? प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। टोटल उधार था 45,000। एक रेट है 8%, एक रेट है 12%। एक साल के अंत में उसको 4,440 रुपया ब्याज देना पड़ा है। बताना यह है कि 8% पर उसने कितना उधार लिया था। इस सवाल को हम लोग दो प्रकार से देखें। दो प्रकार से कैसे देखेंगे वो देखते हैं। एक तरीका तो केवल इक्वेशन बना के देखेंगे, खाली समीकरण बनाएंगे और उसको हल करेंगे। और देखो कैसे। मान लेते हैं भाई 8% ये है और ये है 12%। मैं मान लेता हूँ 8% पर उसने 1 रुपया उधार लिया होगा, तो कुल 45,000 लेना है, तो 8% पर उसने 1 रुपया ले ही लिया। 12% पर कितना उधार लिया होगा? 45,000 माइनस 1 रुपया तो उधार लिया होगा। अब बताओ इस रुपए पर 8% की दर से एक साल का इतना ब्याज हो पाएगा और इस रुपए पर 12% की दर से एक साल में इतना ब्याज हो पाएगा। और दोनों ब्याज अगर हम जोड़ दें वो हो जाएगा 4,440। इसे कहते हैं इस एकदम बेसिक तरीके। इस तरीके में क्या होता है, गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन टाइम तो ज़्यादा लगता है। देखो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। 4 से छोटा करें तो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 से इसको काट सकते हैं 1110। 4 से छोटा कर लिया। आओ हल करते हैं। तो 2x और प्लस 3 से गुणा करें 0, 0, 0, 3 × 5 = 15, जो कि 12 × 1 = 13, माइनस 3x बराबर 100 उधर चला जाएगा। 1110 तो पहले से था, 2 जीरो और लग जाएगा। अब हम देखें 2x में से 3x घटाएंगे तो माइनस x बचेगा। यह वैल्यू उधर जब जाएगी तो माइनस में जाएगी। माइनस में क्या जाएगी? घटाना पड़ेगा। देखो 3 जीरो तो आपको लगाना ही होगा। फिर 5 में से 1 घटाओगे 4, 3 में से 1 घटाओगे 2, आपका काम हो गया। यानी हमें पता चल चुका है x पर यानी कि 8% पर उसने 24,000 रुपया उधार लिया था और जो बाकी बचा होगा 21,000, वो 21,000 लिया होगा उसने 12%। यह एक तरीका है जो काफ़ी बड़ा तरीका माना जाता है। अगर इसी प्रश्न को हम लोग ऐसे ना करें और मेथड ऑफ एलिगेशन का इस्तेमाल कर लें, एलिगेशन मेथड, तब यही चीज़ थोड़ा छोटा हो सकता है। आओ महसूस करें। कैसे महसूस करेंगे? सवाल में कह रहा है कि एक साल बाद उसे कुल इतना रुपया ब्याज देना पड़ा। मूलधन आपको पता है 45,000, एक साल का समय पता है और आपको ब्याज भी पता है। इससे आपको एक औसत दर निकल आएगा, है ना? पता चल जाएगा। औसत दर हम लोग निकाल लेते हैं। औसत दर कैसे निकले? ये निकलेगा ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 45,000
और समय 1 साल। काटते हैं, 3 जीरो तो कट ही जाएगा, फिर 3 से और कट रहा है, 3 से काटो 15 और ये 3 से काटो, 3 एक के 3, 3 दो के 12, 3 24, ये आ गया 148/15। औसत दर हमारा आया हुआ है 148/15। यहीं से हम लोग लगा देंगे मेथड ऑफ एलिगेशन। कैसे? 8% ये है और 12% ये है, और एवरेज जो रेट आया है वो है 148/15। अब चलो इसको घटा के लिखते, 15 8 120, 148 में से 120 घटाएंगे, आएगा 28/15, और 15 गुणे 12 180, 180 में से 148 घटाइए, कितना आ जाएगा? 32, 32/15। इन दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात निकालेंगे तो ये 15 आपका कट जाएगा और 4 से और कट जाएगा, 4 8 32 और 4 7 28, 8:7। क्या आप 45,000 रुपए को 8:7 में बांट पाएंगे? मौखिक बांट ले जाएंगे। जोड़िए, 8 7 15, 15 3 45, 3,000 आया, और 3,000 8 24,000, और 3,000 7 21,000। देख रहे हैं आप? तो 24,000 21,000 यहाँ भी आ गया, 24,000 21,000 यहाँ भी आ गया। दोनों रास्ते आपके पास हैं, जो आपको पसंद आए उसको आप कर सकते हैं। अच्छा है, आगे बढ़े। देखो, इस तरह का सवाल इसमें बन सकता है, जैसे गुना ऐसे बना दिया जाए कि उसका जो ब्याज है उसके मूलधन का इतना है, तो दर बता दो। फ्रैक्शन में दे दिया जाए गिनती, A/B टाइप का। अगर A/B टाइप का किया जाए तब सवाल कैसे हैंडल होता है। छोटे प्रकार का सवाल है, लेकिन एक टाइप का सवाल है, और देखा जाए टाइप सवाल क्या है। देखो, इसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में अपने का 4/5 गुना हो जाता है। देखो ध्यान से, इसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में अपने का 4/5 गुना हो जाता है, तो दर बताओ। बहुत छोटा सा नन्हा सा सवाल है। ब्याज जो है 4/5 गुना हो, जैसे सवाल आपके सामने आए जैसे आप लिख दो मूलधन, यहाँ लिख दो ब्याज, यहाँ लिख दो समय। हमने मान लिया कि मूलधन 5 रुपया था, तो ब्याज हो गया 4 रुपया, है ना? 4/5 गुना हो गया। तो अगर मूलधन को हम x मानेंगे तो ब्याज हो जाएगा 4x/5। ऐसा करने से बढ़िया होगा, मूलधन को आप 5 मान लीजिए और ब्याज को 4 मान लीजिए, और समय भी 5 दिया गया। हमको दर बताना है, इतने आसानी से दर आप बता सकते हैं। दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100, तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। मूलधन गुणा समय किया 25, 25 चौक के 100, आपका उत्तर आ गया 16%। ये आपका आंसर। क्लियर हो रहा? बहुत बढ़िया तरीका है, इतना बढ़िया तरीका है। एक और छोटा सवाल इसी देख, याद कर डालिए। इसी धन का साधारण ब्याज 8 वर्ष में अपने का कितना कर दें, 3/5 गुना हो जाता है। 3/5 गुना हो जाता है। दर बताइए, इसी में आपको दर बता देना, और फिर से वही कहानी लिखेंगे, मूलधन, ब्याज और समय। तो 3/5 गुना हो गया, यानी 5 रुपया हमने जमा किया था, 3 रुपया ब्याज हो गया, और समय कितना लगा है? 8 साल। बस बताओ, दर मिल जाएगा। दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणा 100, ब्याज मिला है 3 रुपया, और बटा मूलधन है 5 और समय है 8। काटिए, 5 से काटते हैं आप इसको, 20 आ जाएगा। 4 दूना 8, 4 पचे 20, 15/2 आया। 15/2 को हम लोग लिख सकते हैं 7.5%।
7.5% दर आया। तो यहाँ जहाँ पे आप देख रहे हो साधारण ब्याज कह रहा है, कभी कभी यहाँ मिश्रधन भी लिखा जाता है। अभी एक सवाल करके देखता हूँ। तो आप देखो वहाँ मिश्रधन भी किया जाएगा, तब भी आप बहुत आसानी से सवाल को हल कर पाएंगे। देखो कैसे, कोई धन धन एसआई की दर से, कोई धन एसआई की दर से 5 वर्ष में अपने का 7/5 गुना हो जाता है, दर बताओ। अब की बार मिश्रधन कर रहा है, देखो ब्याज की बात नहीं कर रहा, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 7/5 गुना हो जाता है। तो आपको बताना है कि दर क्या है। ऐसे सवाल में क्या करना चाहिए कि पहले मूलधन लिखना चाहिए, फिर मिश्रधन लिखना चाहिए, फिर ब्याज लिखना चाहिए और फिर समय लिखना चाहिए। सारी चीज आपको स्पष्ट हो जाएगी एक जगह पे। अब सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा। देखो 7/5 गुना हो जाने का मतलब हुआ कि पहले कोई चीज 5 थी, अब 7 हो गई। पहले 5 थी, अब 7 हो गई। आप ही बताओ, 5 रुपया जमा किया है और 7 रुपया मिला है, ब्याज कितना मिला होगा? 2 रुपया। और समय लगा है 5 साल। अब हमको मूलधन भी पता है, हमको ब्याज भी पता है, हमको समय भी पता है, दर बहुत आराम से मिल जाएगा। दर बराबर हो जाएगा, ब्याज है 2 रुपया गुणा 100 बटा मूलधन है 5 और समय भी 5। 25 चौके 100, 4×2 8%। आपका उत्तर आ गया। देख लीजिए, गुना के सवाल अब आपसे कितने आसानी से हो रहे हैं, इस बात को महसूस है ना। अगला सवाल देखें, एकदम ऐसा ही एक और सवाल। कोई धन एसआई की दर से 10 वर्ष में अपने का 5/2 गुना हो जाता है। 5/2 गुना हो जाता, कुछ ज्यादा ही हो गया ना। 2.5 गुना बहुत ज्यादा होता है, इतना भी नहीं करो ना, अति हो जाएगा। अति नहीं करना चाहिए। 5/2 ठीक नहीं, 8/5 गुना कर। चल जाओ महाराज, 8/5 गुना। आपको दर बताना है। दर बताने के लिए क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे। यहाँ लिखा मूलधन, यहाँ लिखा मिश्रधन, यहाँ लिखा ब्याज, यहाँ लिखा समय। करें 8/5 गुना हो गया, माने 5 रुपया हमने जमा किया था, 8 रुपया हो गया। ब्याज मिला 3 रुपया और समय लगा 10 साल। दर बताना है। दर बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुणा 100, ब्याज माने 3 रुपया गुणा 100 बटा मूलधन 5 है और समय है 10 वर्ष। 50 दूना 100 होता है। आपका उत्तर आ गया 6%। टेक्निकल सवाल है सब, है कि नहीं? टेक्निकल सवाल है। थोड़ा सा बड़े सवाल देखते हैं। बड़े सवाल ऐसे सवाल होंगे जो यूपीएसआई में पूछा गया है। तो बड़े सवाल में क्या होता है, जैसे कोई उधार दिया जाए और महीने में उसकी ईएमआई चुकाई जाए, उसमें दर पूछ लिया जाता है। आओ सवाल लेते हैं और सवाल समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति ने 9,000 रुपया इस शर्त पर उधार लिया, इस शर्त पर उधार लिया, वह उसे 1,000 रुपया प्रति माह की दर से 10 माह में चुका देगा। 1,000 रुपया प्रति माह की दर से 10 माह में चुका देगा। ब्याज की दर बताओ। ब्याज की
दर बताइए। अब यहाँ प्रॉब्लम है, आप में से जितने लोग देख रहे हैं, अभी तक आपने देखा बहुत छोटे छोटे सवाल थे। अब आप इसको जब लगाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि सवाल क्या कहना चाहता है, महसूस करेंगे सवाल को। देखिए, 9,000 रुपया उधार लिया है और 1,000 रुपया की 10 किस्त दिया है, यानी पेमेंट किया है 10,000। साफ साफ दिख रहा है भाई, मूलधन कितना था, उधार कितना लिया है 9,000, और जमा कितना किया है, निश्चित जमा किया है 10,000। तो ब्याज कितना मिला, ब्याज देना पड़ा है 1,000। कितने दिन में, 10 माह में। 10 माह में 1,000 रुपया ब्याज देना पड़ा। हमको दर बताना है। महीने का ब्याज कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं साधारण ब्याज में तो वर्ष का ही हिसाब किताब होता है, यहाँ महीने का जुगाड़ है नहीं। फिर भी अब चलो लगाते हैं, कैसे लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो मान लीजिए हम 10 निशान बना दें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो देखो इस जगह पे जब वो खड़ा होगा तो हम पहले ब्याज की काउंट कर रहे हैं। 9,000 तो हमें देना ही था, हम खाली ब्याज की गणना कर रहे हैं। उसने कुल कितना ब्याज दिया इस 9,000 रुपये पर, यहाँ पर तो 9,000 रुपया था ना, 9,000 रुपये पर उसने 1 माह का ब्याज दिया। 1,000 तो दिया ही दिया, प्लस ब्याज कितना दिया, 9,000 रुपये पर 1 माह का ब्याज दिया। और जब दे दिया होगा तो अब यहाँ पहुंच गए होंगे। अब तो 1,000 दे ही चुका है तो 8,000 बचा होगा। अब 8,000 रुपये फिर 1 माह का ब्याज देगा। हम खाली ब्याज की काउंटिंग कर रहे हैं। हम तो मान लिए हैं कि 9,000 तो कर्जा लिए, 9,000 तो देना ही पड़ेगा, खाली ब्याज बता रहे हैं ब्याज कितना देना पड़ेगा। ब्याज देना पड़ेगा 9,000 रुपये पर 1 माह का ब्याज, 1 माह का ब्याज देना पड़ेगा। प्लस इस जगह पे जाओगे, यहाँ देना पड़ेगा 8,000 रुपये पर 1 माह का ब्याज। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे तो अब यहाँ पहुँच जाएंगे तो 7,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि 1,000 रुपया हम लगातार देते जा रहे हैं तो हमें ब्याज कितना देना पड़ रहा है, हम खाली वही काउंट कर रहे हैं। तो जब हम 1,000 देते जा रहे हैं तो हमारा पैसा 1,000 कम होता जा रहा, हमें ब्याज काउंटिंग करना। तो 9,000 रुपये पे 1 माह का ब्याज, फिर 8,000 रुपये पे 1 माह का ब्याज, फिर 7,000 रुपये पर 1 माह का ब्याज, और ऐसे करते चले जाएंगे। लास्ट में होगा 1,000 रुपये पर 1 माह का ब्याज। इतना ब्याज जब हम देंगे तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। 9,000 रुपये पे 1 माह का ब्याज, प्लस 8,000 रुपये पर 1 माह का ब्याज, प्लस 7,000 रुपये पर 1 माह का ब्याज, प्लस 6,000 रुपये पर 1 माह का ब्याज। करते 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 ऐसे हो जाएगा 1,000 रुपये पे 1 माह का ब्याज बराबर हो जाएगा 1,000 रुपया। तो अगर इसमें हम 1 माह का ब्याज कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा 9,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000 प्लस डॉट 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 प्लस 1,000 रुपये का 1 माह का ब्याज। 1 माह का ब्याज, 1 माह का ब्याज हमको कितना मिल जाएगा, 1,000 देना पड़ेगा। तो 1,000 से लेकर 9,000 रुपये तक जब आप जोड़ोगे, 1,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 ऐसे जोड़ोगे तो कुल 1 से लेकर 9 तक की गिनती जोड़ने में आता है 45, यानी कुल 45,000 रुपये पर 1 माह का ब्याज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 45,000 रुपये पर 1 माह का ब्याज देना पड़ेगा। दर हमको पता ही नहीं, दर है आर, और 1 माह का ब्याज देना पड़ेगा तो 1/12, बटा 100 तो हमें लिखना ही, और बराबर ब्याज क्या है, 1,000 है। देख रहे हैं आप, सवाल देखते जाइए कैसे हो रहा। अब यही एक कैलकुलेशन बचा। अब इस कैलकुलेशन को ही लगाने के लिए इतना सारी बातें समझाई गई हैं। यानी अगर आपका अभ्यास इस पर बन जाए तो आपको ये सब बहुत लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इस लाइन तक पहुंच सकते। और थोड़ा छोटा किया जाए, 1 0 आप यहाँ से भी काट सकते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुणा 12 अपान 45, काटिए। तो 3 चौके 12, 15 हो गया। फिर 5 से काटो, 5 तिहाई 15, 5 से काटो 20, ये आ जाएगा 20 चौके 80/3। 80/3 जब आएगा तो इसको जब आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 सही 2/3। कितना हो जाएगा, 26 सही 2/3% हो जाएगा। ये है आपका सवाल।
तो आपने साधारण ब्याज में एक बड़ा सवाल देख लिया। साधारण ब्याज में और भी बड़े सवाल बनते हैं, जैसे 3 लोगों को अलग अलग समय के लिए पैसे दिए जाएं और उनके मिश्रधन आपस में बराबर हो जाए। देखो, ब्याज बराबर हो जाए तो आसान होता है, लेकिन अगर मिश्रधन बराबर पूछा गया, अच्छा खासा काम करना पड़ता है। हम कोई सवाल ढूंढते हैं, लगाया जाता है कि 3 लोगों को अगर पैसे दिए जाएं और उन 3 लोगों को पैसे दिए जाएं, उसके बाद उनके मिश्रधन को बराबर किया जाए, तो कितना हो सकता है? तीन का तो अभी नहीं दिख रहा, 2 का मिल जाए तो अच्छा है, 2 का ही चला देते। ठीक है, पहले 2 का देखते हैं, फिर 3 का देखते हैं। आओ, 2 पर एक सवाल मिला। सवाल है, कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपया, कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपया क्या को अपने पुत्र तथा पुत्री में, पुत्र तथा पुत्री में जो क्रमशः 12 वर्ष तथा 16 वर्ष के, 12 वर्ष तथा 14 वर्ष के हैं, 12 वर्ष तथा 14 वर्ष के हैं, उनमें इस प्रकार बांटना चाहता है, इस प्रकार बांटकर बैंक में जमा करना चाहता है, बांटकर बैंक में जमा करना चाहता है। क्या चाहता है? कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जब वे 18 वर्ष के हों, जब वे 18 वर्ष के हों, तो उन्हें बराबर धनराशि मिले, तो उन्हें बराबर धनराशि मिले। ये सवाल है। 2 लोग हैं, एक बच्चा 12 साल का है, एक बच्चा 14 साल का है। दोनों के नाम से वो कुछ पैसा जमा कर देना चाहते हैं, कुल 3,75,000 रुपया है, और ऐसा जमा करना चाहते हैं कि बैंक का रेट चल रहा है 5%। तो जब वो बच्चे 18 साल के हों तो बैंक से उन्हें बराबर धनराशि मिले। है, बहुत सोचना विचारना पड़ेगा। आओ देखा जाए। तो देखो, जो पुत्र है इनका वो है 12 साल का, और जो पुत्री है वो है 14 साल की। तो जो पुत्र साहब है, इनका पैसा 6 साल तक पड़ा रहेगा, इनका पैसा 4 साल तक पड़ा रहेगा। यही इतना समझ। अगर हम चाहें तो एक धन को x मान ले, एक धन को 3,75,000 माइनस x मान ले, तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगी। हम क्या करते हैं, एक धन को x मान ले, एक धन को y मान ले, या एक धन को a मान ले, एक धन को b मान ले, और देखा जाए। चलो x y मान लेते हैं। मान लो लड़के को x रुपया मिला है और लड़की को y रुपया मिला है। तो लड़के को जो x मिला है प्लस x रुपये पर 5% दर से 6 साल का उसको ब्याज भी मिलेगा, और लड़की को जो पैसा मिला है वो तो मिला ही है, प्लस उस पैसे पर 5% की दर से 4 साल का उसे ब्याज भी मिलेगा। अब ये दोनों मिश्रधन हो जाएंगे बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों a और b का यानी x और y का अनुपात निकाल लेंगे, और उसी अनुपात में उस पैसे को बांट देंगे। देखो, 100x और प्लस 30x, ये हुआ 130x बटा 100। ऐसे ही यहाँ पे 100y और प्लस 20y, 120y बटा 100। अब क्या होगा कि दोनों बातें बराबर में है तो कट ही जाएंगी, और एक जीरो भी कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं x बटा y बराबर हो जाएगा 12 बटा 13।
यानी एक्स वाई का अनुपात आ गया 12:13। अब आओ देखा जाए पुत्र को क्या मिलेगा। पुत्र को क्या मिलेगा, कुल पैसा है 3,75,000 और पुत्र को मिलेगा 12। देख लो 12 लिखा है। अगर 12 पुत्र को मिलेगा और बटा कितना 25, 12 + 13 25, अनुपात बटे अनुपाती योग, तो काट दीजिए। 25 के 25 और 25 × 5 = 125, 3 0, 15 × 12 180 होता। 1,80,000 तो खाली पुत्र को मिलेगा। अब पुत्र को क्या मिलेगा उसी में से घटा दीजिए। सवाल देखिए, सवाल शानदार है ना, बहुत शानदार सवाल है। अब अगर हमको 3 वाला भी मिल जाए, एक सवाल कर देते हैं, अच्छा मिलेगा आपको। हाँ जी, एक सवाल और भी है। देखो 2 लोगों में बांटा गया तो इस प्रकार लगाया। ये देखो साधारण ब्याज के ये बड़े प्रश्न है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ऐसे सवाल जो है अब समय के गर्त में जा चुके हैं, कभी कभार पूछे जाते हैं। तब लड़का क्या कहता है कि कैलकुलेटिव सवाल आ गया, है ना। अगर आपका अभ्यास पहले से रहेगा तो फिर आप लगा दीजिए जाए। मैं एक सवाल लिखता हूँ। सवाल है 2 लाख नहीं 28,740 रुपया को 28,740 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया, में इस प्रकार बांटा गया कि इस प्रकार बांटा गया कि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज दर से क्रमशः 1 वर्ष, 2 वर्ष तथा 3 वर्ष में इनके मिश्रधन बराबर हो जाए, इनके मिश्रधन बराबर हो जाए, बराबर हो जाए। अब आप इसको आप लिख सकते हो, मान लो उनके पास 3 बच्चे हैं ABC, तो 3 वर्ष का माने हुआ 15 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चे हैं इनके पास। वो चाहते हैं 18 साल पर इनके बच्चों को बराबर बराबर पैसा मिल जाए। तो इसी सवाल को ऐसे लिखा जा सकता है। और लगा के देखते हम क्या करेंगे। हम मान लेंगे तीनों लोग हैं, एक को X मिलेगा, एक को Y मिलेगा, एक को Z मिलेगा। देखो एक को X रुपया मिला, एक को Y रुपया मिला, एक को Z रुपया मिला। अब जिसको X मिला होगा उसे X रुपये पर 12% दर से 1 साल का ब्याज भी मिला होगा। जिसको Y मिला है उसको Y रुपये पर 12% दर से 2 साल का ब्याज मिला होगा। और जिसको Z मिला है उसको Z रुपये पर 12% दर से 3 साल का ब्याज भी मिला है। और तीनों बातें बराबर है आपस में। आप जानते हैं जब सब कुछ बराबर होता तो हम लोग के मान लेते, मानेंगे जरूर। देखो 100A + 12A ये आया 112A बटा 100 x, 112x बटा 100, ये कितना है 12 दूनी 24, 124y बटा 100। और ये है 12 × 36, 136z बटा 100। अब हम क्या करेंगे, काटेंगे। 100 100 100 तो काट ही सकते हैं, और 4 से और छोटा हो सकता है। देखो 4 दूने 8, 4 × 32, 4 × 12, 4 × 1 = 4, 4 × 12, 4 × 4 = 16, और बराबर हमने के मान लिया। अब आप देखो आपके सामने है 28x बराबर 31y बराबर 34z बराबर k, यही है। अब हमको इसमें XYZ में पैसे को बांटना है, पैसा हमारे सामने है, बड़ा सा मुश्किल काम है। और देखा जाए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, k बटा 28, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, k बटा 31, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, k बटा 34। अब इनके बीच ये लग जाएगा अनुपात। अनुपात को अगर हम सरल भिन्न बनाना चाहते हैं तो हमें इन तीनों संख्याओं को लघुत्तम से लघुत्तम ले लेना चाहिए। लघुत्तम से इससे भाग देंगे 28 से, तब वो संख्या बन जाएगी नॉर्मल भिन्न में।
इसका लघुत्तम अगर हम निकालें तो पहले 2 से खाली कटेगा, 2 से काटो 14 और 2 से काटो 17, तो इसका लघुत्तम आ गया 2 गुणा 14 गुणा 31 गुणा 17, इतना वाला लघुत्तम आ गया। अगर हम 28 से इस संख्या में भाग देते हैं तो देखो 14 दूनी 28 कट जाएगा, 31 गुणा 17 बचेगा। 31 गुणा 17 करें तो इनकी वैल्यू आ जाएगी। चलो करते हैं। 17 के 17 और 17 तिया 51 52 527। अगर हम इसको 31 से काटते हैं तो 31 कट जाएगा, 28 गुणे 17 बचेगा आपके पास। 28 गुणा 17 बचेगा, 17 से 28 गुणा करो, 17 8 136, हासिल हुआ 13, 17 दूनी 34 और 13, 34 से 13 करोगे तो 47 हो जाएगा। ऐसे ही जब हम 34 से काटेंगे तो 17 और 2 खत्म हो जाएगा, 14 और 31 बचेगा। गुणा करें, 14 1 में 14, 1 14 तिया 42 1 43। अब देखो इतना मेहनत करने के बाद हमने तीनों का अनुपात निकाल लिया। जब अनुपात निकाल लिया, अब खाली पैसा बांटना बचा। पैसा बांटना कठिन काम नहीं। पहला आदमी जो x है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? 2,28,740 गुणा 527 और बटा 5 बटे अनुपात योग करना, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ो, 4 और 6 10 7 17, हासिल हुआ 1, 4 और 7 11 2 13, हासिल हुआ 1, 5 4 9 5 14, 1437। अब 1437 से देखो 2874 कट जाएगा 2 बार में। इतना आसान हो गया, 20 मिला खाली। अब 20 से इसमें गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो, तीनों का पैसा आ जाए। गुणा करो, 0 2 7 14, 1 2 दूना 4 1 5 2 25 10, ये x को मिल गया। ऐसे ही y को क्या मिलेगा? इसमें 20 का गुणा करो तो 0, 2 छंके 12, 2 7 14 1 15, 2 चौके 8 1 9। और z को क्या मिलेगा? z को मिलेगा फिर 20 से गुणा करो 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8। देखो तीनों का पैसा आपके सामने। तो विद्यार्थी जो इस तरह के सवाल होते हैं वो सामान्य प्रश्न की श्रेणी में नहीं आते, विशेष प्रश्न की श्रेणी में आते, है ना। जब विशेष प्रश्न होता है, इतने बड़े बड़े सवाल होते हैं, हमने सिर्फ इसलिए लगवाया है कि जब आप इस तरह के सवाल पर अभ्यास कर लेंगे तो छोटे सवाल जो होंगे वो और ही छोटे लगेंगे आपको, और कोई कठिनाई नहीं आएगी, आराम से आप लगाते चले जाए, है ना। इसलिए ऐसे सवालों पर अपनी पकड़ मजबूत बना के रखिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे तमाम सवालों को लेकर के, अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।